इंडिया और पाकिस्तान आखिर क्यों अलग हुए? क्या वजह थी कि ब्रिटिशर्स इतना पावरफुल होने के बाद भी सब कॉन्टिनेंट छोड़कर चले गए? इफ़ यू गाइस हैव these questions in your mind, so I am always there for solving all the questions raising in your mind. So let's start today's topic. Assalamualaikum my CSS aspirants. Hope you all are doing good guys. तो हम आज के लेक्चर में पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने के 4 फेजेस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फेजेस ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री फ्रॉम 1857 टिल 1947, यानी जो 90 साल की ड्यूरेशन में 4 फेजेस आए हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टिल independence of subcontinent could be divided into 4 phases. First phase 1858 till 1905, हिंदू प्लस ब्रिटिश vs मुस्लिम्स। अब पहला जो फेज़ था 1858 से लेकर 1905 तक, हिंदू और ब्रिटिश साथ थे और मुस्लिम्स अलग थे, यानी उनके अपोज में थे। This period is marked by good relations between Hindus and British. Muslims were being ignored by both of them and persecuted. अब इन दोनों के ज़रिए मुसलमानों पर जुल्म सितम भी हो रहा था और उन्हें इग्नोर भी किया जा रहा था। सेकेंड फेज़ 1905 टिल 1913, ब्रिटिश प्लस मुस्लिम्स वीएस हिंदूज। अब यहाँ पर ब्रिटिश और मुसलमान साथ हो गए और हिंदू उनकी अपोजिशन में आ गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश मेड सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस विच फेवर्ड मुस्लिम्स। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कभी हिंदुओं के साथ कभी मुसलमानों के साथ, तो यहाँ पर सेकंड फेज़ में थोड़ा सा फेवर कर दिया इन्होंने मुसलमानों को। हिंदूज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर वेरी एक्टिव अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश एंड मुस्लिम। अब जाहिर है हिंदुओं को गुस्सा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गई है, मुसलमानों को फेवर भी हो रहा है, तो हिंदुओं ने अपोजिशन शुरू कर दी। लेट्स सी द थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ 1913 टिल 1928, 1913 से लेकर 1928 तक है। मुस्लिम प्लस हिंदूज वीएस ब्रिटिश। अब यहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ हो गए और ब्रिटिश उनके अपोज में हो गई। सिंस द चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय मुस्लिम लीग द कांग्रेस फाउंड सम कॉमन ग्राउंड्स विद देम। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनकी ना आपस में यूनिटी होती है, हल्की फुल्की सी। दिस पीरियड इज़ मार्क्ड बाय हिंदूज मुस्लिम यूनिटी शोन इन लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट ETC। अब ये जो पीरियड था ना थर्ड फेज़ वाला, ये मुस्लिम यूनिटी को शो करता है क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुई थी। तो तीसरा फेज़ मुसलमान और हिंदुओं की यूनिटी है और ब्रिटिश की अपोजिशन। तो द फाइनल एंड फोर्थ फेज़ 1928 टिल 1947, 28 से लेकर 47 तक का जो टाइम पीरियड है, ब्रिटिश वीएस मुस्लिम वीएस हिंदूज तीनों कौमें एक दूसरे के मुतजाद हो गई, खिलाफ हो गई हैं। सिंस द नेहरू रिपोर्ट द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एंडेड। अब जो थोड़ी सी यूनिटी हुई थी ना लखनऊ पैक्ट की वजह से, खिलाफत मूवमेंट की वजह से, तो वो ख़त्म हो गई यहाँ पर जब नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है। सिंस देन बोथ पार्टीज़ वर्क फॉर देयर ओन राइट्स विदाउट द हेल्प ऑफ ईच अदर। अब दोनों पार्टियों ने यह सोच लिया कि हमें अपने लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए खुद ही काम करना है, अब हम एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ लेते हैं। जो कि हमारा पहला फेज़ है वो 1858 से लेकर 1905 तक, जब हिंदू और ब्रिटिशर्स साथ हैं और मुसलमान दूसरी तरफ हैं। अब देखें होता ये है कि जो जंग आज़ादी है वो मई 1857 में शुरू होकर अगस्त 1858 में ख़त्म हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा लॉस जो है ना वो फेस करना पड़ता है इस जंग की वजह से। वो डिज़ोल्व हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। बट हिंदू और मुसलमान यानी सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उन्हें भी डिफ़ीट होती है। अब होता ये है कि जो विक्टोरिया होती है, क्वीन विक्टोरिया, वो वहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। चलें, कंट्रोल अपने हाथ में लिया, आप रूलर बन गई, इट्स नॉट अ बिग डील। बट वो क्या करती हैं कि वो अनाउंस कर देती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इन द न्यू ऑफिशियल कॉलोनी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है ना बनाना शुरू कर देती हैं।
एक्ट ऑफ इंडिया 1858 was the result that intention। फिर जो इंडियन एक्ट है हमारा 1858 वाला, वो ये शो कर देता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या इंटेंशंस हैं और किस वजह से क्वीन विक्टोरिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रही है। हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं इंडियन एक्ट के। इंडिया वाज टू बी गवर्न डायरेक्टली बाय एंड इन द नेम ऑफ द क्राउन एक्टिंग थ्रू आ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी एक क्राउन जो है वो इंडिया को गवर्न करेगा और वो जो क्राउन होगा ना वो स्टेट का सेक्रेटरी के तौर पर होगा। Second was there shall be paid to each member of the council the yearly salary of 1,200 pounds out of the revenue of India। यानी इंडिया की जो आमदनी है उसमें से 1200 पौंड्स जो हैं वो काउंसिल्स के मेंबर्स को हर साल दिए जाएंगे। अब ये जो एक्ट ऑफ इंडिया था 1858, ये इन्होंने यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की उसके अकॉर्डिंग निकाला था। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत अजीम शख्सियत थे और इनकी जो रिफॉर्म्स थी एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, वो एक रोल प्ले कर चुकी हैं पाकिस्तान की आज़ादी में भी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी। सर सैयद अहमद ख़ान was born on 17 October 1817 and he died on 27 March 1898। 17 अक्टूबर 1817 को पैदा होते हैं और 27 मार्च 1898 में डेथ हो जाती है। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत एजुकेटेड था और इनके जो वालिद थे वो मुग़ल कोर्ट में काम किया करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन ही लुक्ड फॉर हिज फ्यूचर इन जुडिशरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जुडिशरी में अपना फ्यूचर देखा और वो वक्त जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का वक्त था। He was a realistic person and a man of reason. He saved the life of an English collector Shakespeare and his family from any angry mob। यानी ये एक रियलिस्टिक पर्सन थे, इन्होंने एक अंग्रेज़ की जान भी बचाई थी जो कि शेक्सपियर नाम से जाना जाता था। He was the first person who took a middle path and tried to solve the problems Muslims were facing at the time, especially after the war। यानी जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमान परेशानियां फेस कर रहे थे तो इन्होंने उन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिशें की। एट द टाइम ऑफ द वॉर ही वॉज 40 years old and he dedicated rest of his life towards the restoration of the status of Muslim society in subcontinent। यानी ये जंग आज़ादी के वक्त 40 साल के थे और उसके बाद इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो मुसलमानों की खिदमत में गुजार दी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर भी काम किया, काफ़ी बुक्स लिखी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी की। लेकिन 1867 के बाद से इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कि जब तुम एक ज़बान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम एक कौम को किस तरह से अपने साथ बर्दाश्त करोगे। Now let's study contributions and services of Sir Syed। After the war, Sir planned to raise the status of Muslim society by education and beginning them close to British। यानी वॉर के बाद इन्होंने मुसलमानों के स्टेटस को हाई करने का सोचा, प्लान किया और उनको ब्रिटिश के करीब करने के लिए भी प्लानिंग की। टू अकम्प्लिश दिस वर्क ही रोट बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड ओपन स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत सारी किताबें भी लिखी इस मकसद के लिए और इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी ओपन किए। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा और फिर आप लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो हमें ईजी लगते हैं, सो दैट्स वाई वी आर जस्ट वाइंडिंग अप हियर। इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी हिज असबाब बगावत हिंद, जो इनका लिटरेरी वर्क था, जो भी इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, माय सब्सक्राइबर एंड माय सपोर्टर्स। अल्लाह ताला हम सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। CSS क्लियर करें, PCS क्लियर करें, PMS क्लियर करें और हमेशा खुश रहें।